दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, जो कि 320 ईस्वी तक चला। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इससे पहले हमने मुस्लिम आक्रमण के उदय के बारे में बात करी थी, जिसे हमने दो भागों में बांटा था। एक अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। यानी कि 711 ईस्वी में हमने देखा था पहला आक्रमण उबैदुल्ला के थ्रू हुआ था, जो जिसने सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल हुआ था। उसके बाद बुदैल आया था, बुदैल भी असफल हुआ था। और 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसी तरह हमने तुर्क आक्रमण देखा था। और आज हम उसी सिलसिले में आगे दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं दोबारा से। चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में शुरुआत हुई थी 1206 ईस्वी से हुई थी, और ये 1526 ईस्वी तक चला था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक, देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, कितने को टोटल 320 वर्ष। इसमें 5 वंशों ने शासन किया था। कितने ने? 5 वंशों ने। अब इसे देखो, इसमें जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश। अब इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं? तो देखिए, गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पहले वाले संस्करण में बात कर ली है, जो गौर वंश का संस्थापक था। 12वीं शताब्दी में इसने अपना शासन शुरू किया था, और ये खोखर जनजाति से युद्ध करते हुए 1205 ईस्वी में मारा गया था। जो इसके बारे में डिटेल से देखना चाहता है वो हमारे पहले वीडियो में देख सकता है। ठीक है, देखिए, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुलाम सिर्फ कहने को थे, ये उनके सेनापति था। एक तरीके से मोहम्मद गौरी जो था उसका सेनापति था, मतलब एक मुख्य स्थान रखता था, कहने को सिर्फ गुलाम था। ठीक है, तो ये गुलाम था, इस कारण इसको गुलाम वंश के नाम से जाना गया। अच्छा, कुछ विद्वानों ने इसे मामूलक वंश का नाम भी दिया है। क्या नाम दिया है? मामूलक वंश, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता की गुलाम संतान। स्वतंत्र माता की गुलाम संतान। देखो, अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल था वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी, 4 साल का शासन काल था। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। क्या था? पहला सुल्तान। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब मोहम्मद गौरी भारत से लूटपाट कर वापस अफगान गया, तो भारत में उसने अपने दासों को नियुक्त किया। दासों यानी गुलामों को नियुक्त किया, जो भारत में उसका नाम से शासन करते थे। हाँ, जब मोहम्मद गौरी को खोखरों के खिलाफ युद्ध करते हुए लड़ाई में मृत्यु जाती है, तो राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 25 जून 1206 ईस्वी। 25 जून 1206 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भी इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये जो अपना शासन करता था, मलिक और सिपाहा सलार की उपाधि के साथ इसने अपना शासन किया। ठीक, अब देखो, गुलाम वंश में कितने शासक हुए? वैसे 11 शासक हुए थे। इनका एक बार हम सबका नाम देख लेते हैं सबको। वैसे इसमें सबको हर एक को पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो पता ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श हातिम ताई कुरान खा के नाम से भी जाना जाता था। देखो, लाख बख्श हातिम ताई इसलिए कहते थे क्योंकि ये बहुत दानवीर था, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। कुरान खा इसलिए कहते थे, इसे कुरान का पूरा याद थी पूरी, और ये उसका रेगुलर अध्ययन भी करता था। ठीक, इसलिए इसे कुरान खा भी बोलते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आए। आराम शाह आए गए की तरह से आराम ही किया उन्होंने, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देख लेंगे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो
शासनकाल भी काफी बड़ा है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह रजिया सुल्तान के कब्जा करने को आए थे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में भी बात करेंगे, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक का था। कैसे रजिया सुल्तान मरी वो भी हम देखेंगे। और बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक 2 साल का शासनकाल है, इसे भी हम देखेंगे। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल भी हम देखेंगे भी। इसी तरह नसीरुद्दीन मोहम्मद बलबन कैकूबाद शमसुद्दीन कयोमस, ये आखिरी गुलाम वंश का शासक था। तो हम इन सब के बारे में भी अभी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो 320 ईस्वी में जो 5 शासनकाल आए थे, पहले था गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। इसके बाद मोहम्मद गौरी का जो दूसरा सेनापति था खिलजी, इस खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक हुई। खिलजी भी काफी खूंखार था, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद तुगलक वंश आया था 320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और अंत में आया था लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो ये सारे भी हमें डिटेल से देखते हैं, ठीक है। जिसे नोट करना वो भी नोट कर लें। कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल में अगर निर्माणों की बात करी जाए, प्रमुख निर्माणों की बात करी जाए, तो उसमें से एक निर्माण उसने कराया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार की जो ऊपर की 2 मंजिलें थी, ऊपर की क्या मान लो उस टाइम तो बेस ही था, जो 2 मंजिलें थी उनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बाकी उसके ऊपर की 3 मंजिलों का निर्माण था वो इल्तुतमिश ने कराया था। टोटल 5 मंजिलें बनी थी। लेकिन क्या होता है कि एक बार उसके शीर्ष पर बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने से कुतुब मीनार जो थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था जब उसके शीर्ष पर बिजली गिर जाती है। पहले 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, उसके बाद 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। अच्छा, इसे बनाया क्यों क्या था? देखो, कुतुब मीनार है, ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे? सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। तो उनकी याद में कुतुब मीनार बनाई गई थी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। कैसे होती है? चौगान का खेल। चौगान क्या होता है? आजकल जिसे हम पोलो बोलते हैं, वो पहले चौगान का खेल था। चौगान का खेल खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता और घोड़ा उसके ऊपर चढ़ जाता, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कुतुब मीनार के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में, ठीक। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहाँ है? ये राजस्थान में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख निर्माण कार्य हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका जो बेटा होता है उसका नाम आराम शाह, जो कि मात्र 8 महीने के लिए शासनकाल में आता है, उसे इल्तुतमिश द्वारा हटाया जाता है। क्योंकि जो आराम शाह था वो अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य। इस कारण अगर वो ज्यादा दिन गद्दी पर रहता तो बाहरी आक्रमण का डर था, जिसके कारण इल्तुतमिश ने उसे हटाकर खुद शासन किया, ठीक। अब देखिए, जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो 1211 से 1236 ईस्वी तक का था, ठीक। तो इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जीवित था तो वो बदायूं का सूबेदार था। बदायूं को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था, ठीक है। तो उसने वहां का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बनाया था? इल्तुतमिश को, ठीक। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु आती है
तो आराम शाह को 8 महीने के बाद वो हटाकर खुद शासन में आ जाता है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली को राजधानी बनाया। किसे बनाया, दिल्ली को। इल्तुतमिश ने क्या किया था, बगदाद का जो खलीफा था, खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली का, क्योंकि ये पहला शासक था जिसने खलीफा की उपाधि धारण करी थी। अब देखो क्या होता है इसके शासनकाल में। इल्तुतमिश जब शासन कर रहा होता तो उस टाइम एक मंगोल आक्रमणकारी था, चंगेज था। चंगेज का उस समय का सबसे क्रूर शासक था। उससे उस समय के हर राजा डरते थे। मतलब वो अगर किसी भी राज में आने के बारे में सोचता भी था तो वहाँ के राजा की हालत बहुत बुरी रहती थी, क्योंकि जहाँ से वो युद्ध करके निकलता था वहाँ सिर्फ लाशें के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, तो उससे हर कोई डरता था। तो एक बार क्या हुआ कि मंगोलकारी आक्रमणकारी जो था हमारा चंगेज था, ये जलालुद्दीन मांगवानी ने क्या किया, उसके आक्रमण से बचने के लिए इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने पहले उसे बुला लिया, लेकिन जब उसने पूछा तुम किसके कारण भाग रहे थे, उसने बताया कि चंगेज था उसके पीछे पड़ा। उसने तुरंत उसकी रक्षा करने से मना कर दिया और इस तरह से उसने अपने राज्य की भी रक्षा करी। नहीं तो चंगेज खां इल्तुतमिश के राज्य की हालत खराब कर देता। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में कई सारे युद्धों के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने 3 महत्वपूर्ण अंग की स्थापना की थी, गठन किया था। क्या क्या? एकता, सेना, मुद्रा। एकता क्या होता है कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, वो अपने सैनिकों को धन के स्थान पर भूमि दिया करता था, जिससे, और उसने सेना का भी गठन किया था। सेना कैसी थी? इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे क्या कहा गया? तुर्क ए चिहलमानी। क्या कहा गया? तुर्क ए चिहलमानी या दल चालीसा, इस नाम से जाना गया। ठीक है, 40 तुर्क सरदारों की सेना थी। इसके बाद इसने मुद्रा का भी गठन किया था। अब मुद्रा कौन सी थी? देखो, 2 तरह की मुद्रा थी, टंका और जीतल। टंका कैसी थी? चांदी के सिक्के थे इन्हें। और जीतल क्या था? जीतल तांबे का सिक्का था, इसमें 1:48 का अनुपात था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 3 महत्वपूर्ण अंगों का गठन किया था। एकता, सेना, मुद्रा। एकता क्या है? धन के स्थान पर भूमि को प्रदान करना। और सेना में 40 तुर्क सरदारों की सेना थी, जिसे तुर्क के चियलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा, टंका जीतल। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश ने कई सारे प्रमुख युद्ध भी लड़े थे। उसका अधिकतर जीवन काल युद्धों में बीता। देखो, उसने पहला युद्ध कब लड़ा था? पहला नहीं, और भी युद्ध थे, मतलब ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। 1215 ईस्वी में तराइन। तराइन का जो तृतीय युद्ध था, प्रथम और द्वितीय हम लोग पहले संस्करण में देख चुके हैं। ये तृतीय युद्ध है जो कि इल्तुतमिश ने लड़ा था तराइन का। ताजुद्दीन एल्दौज को पराजित किया। किसे? ताजुद्दीन एल्दौज। ठीक है, 1215 ईस्वी में। इसके बाद 1217 ईस्वी में फिर उसने एक युद्ध लड़ा। किससे? मंसूरा के युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। इसके बाद फिर 1226 ईस्वी में बंगाल पर उसने विजय प्राप्त की। इसमें इसने गयासुद्दीन को पराजित किया। इसके बाद 1227 अगले ही साल में सिंध और मुल्तान पे दोबारा से उसने नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। और इसी बीच में उसके और भी युद्ध चल रहे थे राजपूतों पर। 1226 ईस्वी से लेकर 1231 ईस्वी तक राजपूतों को उसने हराया। इसी के साथ 1235 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु का भी बदला उसने लिया, पंजाब के खोखर जाति पर विजय प्राप्त करके। जो खोखर जनजाति थी, इसी ने मोहम्मद गौरी को मारा था, तो उसकी मृत्यु का बदला भी लिया। और क्या क्या किया? देखो, इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने की प्रथा चलाई थी, जिसमें क्या होता था, लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने, कौन से दिन पे? शुक्रवार का दिन, जिसे जुमा बोलते हैं, इसमें लिखा नहीं है, जुमा बोलते हैं मुस्लिमों का।
तो उस दिन वो न्याय मांगने के लिए मस्जिद में लाल वस्त्र पहन के जाते हैं, जिसे भी न्याय मांगना होता था। तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलाई। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। कभी? 1236 ईस्वी में। इसमें अपने जीवन काल में क्या किया, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि जो 40 तुर्क सरदार थे, वो किसी महिला को अपना सरदार नहीं बनाना चाहते थे। हाँ, वो किसी महिला के अधीन काम करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी ना मान करके इल्तुतमिश का जो सबसे छोटा बेटा था, क्या नाम था उसका, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसे शासक बनाया, जिससे रजिया को बहुत आहत हुआ। फिर उसने क्या किया, रजिया ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण किए और जुमे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंचकर न्याय की मांग की। तो जनता ने हस्तक्षेप के बाद उसे शासिका बनाया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, कितने कष्ट झेले, आइए सब कुछ देखते हैं। रजिया सुल्तान का जो शासन काल था वो 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी का है, 4 वर्ष का। रजिया का जो शासन काल था वो काफी समस्याओं से घिरा हुआ था, क्योंकि जो उसकी सेना थी वो उसका सपोर्ट नहीं करती थी। वो पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। वो किसी भी महिला के अधीन काम नहीं करना चाहते थे। तो जो उसकी सेना थी या जो उसके सेनापति थे, वो हमेशा रजिया को फंसाने के चक्कर में रहते थे। इस कारण रजिया को क्या था कि कोई ना कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसे इन सबकी खबर देता रहे, जिससे उसका शासनकाल बचा रहे। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को अपने भरोसे में लिया और उसे अश्वशाला का प्रधान बनाया, जिसे उस समय कहते थे अमीर ए आखुर उसे नियुक्त किया अश्वशाला का प्रधान। मगर क्या होता है कि जो तुर्क सैनिक, जो 40 सेना के तुर्क सैनिक थे, तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध की अफवाह फैला दी। लेकिन उन्होंने रजिया को नीचा दिखाने के लिए प्रेम संबंधों की अफवाह फैलाई। इससे क्या होता है कि जो पहले का पंजाब, जिसे तबर हिंद कहा जाता था, तबर हिंद का एक सूबेदार था अल्तुतनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और उसने क्या किया, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में क्या होता है कि जो रजिया के जो सैनिक थे वो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी रजिया युद्ध करती है, लेकिन वो युद्ध हार जाती है। अब क्या होता है, जब युद्ध हार जाती है तो रजिया जो अल्तुतनिया होता है, अल्तुतनिया से प्रेम विवाह कर लेती है। प्रेम विवाह हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो तुर्की अमीर थे, जो तुर्क सैनिक थे, 40 सैनिकों की जो सेना थी, वो और भी ज्यादा खफा हो जाते हैं। वो क्या कराते हैं, 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया और अल्तुतनिया की हत्या करा देते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो डाकुओं की से लड़ते हुए मारी गई थी, और कुछ का कहना है कि उसके सैनिकों ने ही उसकी हत्या करा दी थी। तो इसमें मतभेद है। तो आप लोगों को खाली ये याद रखना है कि 1240 में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुतनिया की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से रजिया का शासनकाल खत्म होता है। रजिया का शासनकाल खत्म होने के बाद नया जो शासक आता है वो नसीरुद्दीन महमूद शाह होता है, जिसका शासनकाल काफी लंबा है, 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। ये लंबा इसलिए होता है क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद शाह था, वो युद्ध को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, वो धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो अपना जीवन यापन टोपियां सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपने जीवन यापन चला रहा था। वो युद्ध में ज्यादा भरोसा नहीं करता था। देखो, नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सुल्तान का 8वां शासक था। कौन सा था? 8वां शासक। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने क्या किया था, बलबन को अपना वजीर बनाया था। ठीक है, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया था। जब नसीरुद्दीन शाह की मृत्यु हुई तो अगला जो शासक होता है वो होता है बलबन। तो आइए अब हम देखते हैं बलबन के बारे में।
बलबन का जो शासनकाल है 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी का है। बलबन जो था वो नसीरुद्दीन शाह से बिल्कुल विपरीत था। नसीरुद्दीन शाह जहां पर कुरानों की प्रतियां लिख करके अपना जीवन यापन कर रहा था, टोपियां बेच कर अपना जीवन यापन कर रहा था, उसके विपरीत बलबन क्या करता है, बलबन जो था वो ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। ठीक, पहला काम उसने ये किया। इसके बाद उसने क्या किया कि ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया। इसके बाद उसने क्या किया, इसने दरबार में सजदा और पैगोज की परंपरा आरंभ की। सजदा क्या होता है कि अगर कोई भी दरबारी, कोई भी लोग उससे मिलने आता था दरबार में, तो उसे अपना सर झुका के रखना पड़ता था और पैगोज उसके पैरों को चूमना पड़ता था। किसके? बलबन के। इसने अपने आप को पृथ्वी का नियामत एक खुदाई, नियामत एक खुदाई होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जीले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया बताया। बलबन ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की छाया बताया। ये क्या करता था, इसने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति अपनाई। अगर कोई भी लोग इसकी बात नहीं मानते थे तो उसे मरवा दिया करता था। बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया, क्योंकि दल चालीसा क्या थी, किसी भी शासन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण अंग थी। बलबन ने दल चालीसा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिससे कि उसका शासन सही से चलता रहे। बलबन की मृत्यु के बाद उसका जो अगला शासक आया वो कैकुबर बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। तो कैकुबर को भी जल्दी हटा दिया गया। उसके बाद अगला शासक कयूमर्स बना। कयूमर्स जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी 1290 में। अब हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे अगले संस्करण में।